पहली बात मैं आपकी एक विषय से तो सहमत हूँ कि 2013 के बाद हमने फिर वही उसी तरह का बुरा वक्त देखा। लेकिन मैं जो दूसरा वक्त था आपका कि भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार में भी लोगों को वही असुविधा हुई, मैं इससे विनम्रतापूर्वक असहमति करता हूँ। सर बहुत डर का माहौल था और पानी दाढ़ दाढ़ ऐसा आया डमोला नदी से, जिसकी उम्मीद हमने नहीं की थी। ये 2013 में पानी आया था, उसके बाद में यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं करी गई पानी से बचने के लिए। इस बार जो त्रासदी आई, परम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में आपने देखा 3 से 4 दिनों के अंदर उस आपदा से निकलकर बाहर निकले। लोगों को बहुत तकलीफ हुई, लेकिन तकलीफ के पहले दिन से ही हर जनप्रतिनिधि, हर प्रशासनिक अधिकारी, समाज सेवी संगठन सब अपने लोगों के बीच में खड़े थे। बच्चों का हमारा बहुत बुरा हाल था, हमारे घरों में पानी भर गया, नुकसान हुआ, जिसमें हमने अपना बच्चा भी खोया है 12 साल का। वो जो दहशत में आ गया, उसको बुखार हुआ और उसी बुखार में उसकी डेथ हो गई। एक चीज़, दूसरी चीज़, नदियों के किनारे जो 150, 200, 300 मीटर तक के क्षेत्र होते हैं, जो सिंचाई विभाग के क्षेत्र होते हैं, वह रहने के लिए कभी भी सुरक्षित नहीं होते। भोली भाली जनता को कुछ कॉलोनाइजर्स, कुछ लोभी लोग अपने लालच में फंसाकर वहाँ उनको रहने पर छोड़ जाते हैं। और यही क्षेत्र अगर आप पूरा भी देखेंगी, सर्वे करेंगी, तो यही क्षेत्र है जहाँ पर लोगों को परेशानी होती है। आपका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें आप बोलते हैं कि कॉलोनी रातों रात नहीं बनी। आप अभी भी इस बात से सहमत करेंगे? तो कॉलोनी रातों रात नहीं बनी, इतने सालों से वहाँ पर कॉलोनियाँ बनी हैं। जिन्होंने वहाँ पर वो कॉलोनी के लिए ज़मीन बेची है, उन पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? माननीय मुख्यमंत्री का बड़ा ही स्पष्ट निर्देश है कि उन कॉलोनाइजर्स को चिन्हित करके सख्त कार्रवाई करें, लेकिन चिन्हित करना, उनको पकड़ना और उन पर कार्रवाई करना ये रातों रात नहीं कर सकते हैं। अभी मेरे लोग परेशानी में हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं डीपीटी न्यूज। आज हम बात करेंगे 2013 और 2023 में हुई बारिश की वजह से सहारनपुर वासियों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है और प्रशासन द्वारा उसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने वाले हैं। जी हाँ, एक और प्रशासन द्वारा पावधोई नदी और ढमोला नदी के साफ सफाई कार्य से लेकर सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों रुपया लगाया जा रहा है। वहीं बारिश की कुछ बूंदें पड़ते ही प्रशासन की तैयारियों का सच सबके सामने आ गया है। सहारनपुर की सड़कें नदियां बनी हुई हैं, लोग पलायन को मजबूर है। इतना ही नहीं, नदियों किनारे बसे घरों में रह रहे लोग दहशत में हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सहारनपुर के कुछ ऐसे इलाकों की जहां पर बरसों पहले सस्ते दामों में खरीदी हुई जमीनों की कीमत लोगों को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब डीपीडी की टीम पावधोई नदी से सटी कॉलोनी माधव विहार पहुंची तो यहाँ पर रह रहे लोगों ने अपनी आपबीती सुनाई। तब उनकी आंखों से दर्द साफ झलक रहा था। लोगों ने बताया कि कैसे उनकी बरसों की कमाई पानी में बह गई। इतना ही नहीं, माधव विहार निवासी श्रवण कुमार ने यह भी बताया कि कैसे उनके दादा परदादा ने यह जमीनें सस्ते दामों में खरीदी थी, जिनका खामियाजा आज उन्हें भुगतना पड़ रहा है। देखिए, हम आपको सुनाएंगे ऐसे ही लोगों की दर्द भरी दास्तान। आपका नाम? आनंद प्रकाश मोहता। कहाँ पे रहते हैं आप? माधव विहार कॉलोनी में। ये बराबर में ये पावधोई नदी के पास पड़ता है। कब से आप रह रहे हैं और कितने में आपने ये मकान खरीदा था? 1991 से रह रहे हैं। कितने में खरीदा था लगभग? तो 5 लाख रुपये का लिया था। अभी यहाँ पर क्या रेट चल रहा होगा 30,000 रुपये होगा। तो इस बार जो पावधोई नदी जब उफान पर थी, कितना आपका नुकसान हुआ? तो ये है कि हमारा डबल बेड, दीवान, ये सब गल गए। तो कहाँ रखा फिर ऐसे में आपने? यही रखा था। भीगता रहा? हाँ, तरह का एकदम मैं यहाँ पे था नहीं, मैं कोई अपने बेटे के पास नोएडा में गया हुआ था। अच्छा, तो ये अभी तक नहीं सूखा? हाँ, अभी मैं सुखा रहा हूँ अभी। तो कौन लोग थे जिनसे आपने उस समय पे मकान खरीदा था? ये कुछ ध्यान नहीं है, तो दलाल के मार्फत लिया था। श्रवण कुमार। ये कौन सी कॉलोनी है? माधव विहार। बराबर में कौन सी नदी जा रही है? पावधोई। आप कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? 30 साल हो गए। उस समय आपने कितने रुपए गज ये जमीन खरीदी थी? जब तो हमारे बाप दादा ने खरीदी थी जो। कितने रुपए गज? अब हो गई 150-200 रुपये गज। अभी क्या इस जमीन का रेट चल रहा है? अब 30-35 के करीब चल रहा है। जब ये पानी आया था तो आपका ये बेची किसने थी?
ये सुभाष जैन थे जी, उन्होंने बेची थी। प्रॉपर्टी डीलर थे। हाँ, जब पानी आया था यहाँ पर तो इस बार कितना नुकसान हुआ और 2013 में कितना नुकसान हुआ था? 2013 में तो बहुत नुकसान हो गया था। और अब कितना नुकसान हुआ? अब तो थोड़ा बहुत सामान हमने ऊपर चढ़ा लिया था, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। हमने जो नदी का हाल देखा, तो आप क्या चाहते हैं कि इस नदी में ऐसा क्या होना चाहिए जो आगे कभी ऐसी कोई बात आती है तो नुकसान से आप बच जाएं? तो इसकी चारों तरफ की दीवारें खड़ी हो जाएं और ऊपर से पानी ना छोड़ा जाए। तो तटबंध बनना भी कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। हाँ, ये एकदम पानी छोड़ दिया जाता है, शहर के बीच में है। कितनी पुरानी नदी है? तो ये तो काफ़ी पुरानी नदी है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है। कहाँ पे रहते हैं आप? ये खललमपुरा नई बस्ती डमोला नदी के पास। क्या कुछ हाल था जब यहाँ पर त्रासदी की हालात जो है पैदा हो चुके थे? सर बहुत डर का माहौल था और पानी दाड़ दाड़ ऐसा आया डमोला नदी से जिसकी उम्मीद हमने नहीं की थी। ये 2013 में पानी आया था, उसके बाद में यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं करी गई पानी से बचने के लिए। और 10 साल बाद फिर पानी दोबारा आया और यहाँ पर बच्चों का हमारा बहुत बुरा हाल था। हमारे घरों में पानी भर गया, नुकसान हुआ, जिसमें हमने अपना बच्चा भी खोया है 12 साल का। वो जो दहशत में आ गया, उसको बुखार हुआ और उसी बुखार में उसकी डेथ हो गई। तो अब आप क्या चाहते हैं सरकार? हम चाहते हैं कि ये डमोला नदी की हमें इस तरह से एक व्यवस्था बनाई जाए कि इसका पानी दोबारा बस्ती में ना घुसे और हमारे साथ ऐसे हालात पैदा ना हो दोबारा से। दीवार खड़ी करना, जी सर, तटबंध बनाना, जी सर, जो भी सरकार को लगे कि हम पब्लिक बच सकते हैं उससे, वो सब करें। क्या तटबंध भी होना चाहिए? जी होना चाहिए सर, क्या होना चाहिए? तटबंध होना चाहिए सर। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कौन थे वह लोग जिनके द्वारा इन भोले भाले लोगों को अवैध रूप से औने पौने दामों में दोनों नदियों के तटों की जमीनें बेची गई थी? और क्या प्रशासन द्वारा भविष्य में उन लोगों के लिए कोई कड़ी कार्रवाई की जाएगी? क्या प्रशासन नदियों का पानी रोकने के लिए कोई कदम उठाएगा या ऐसे ही यहाँ पर रह रहे लोग दहशत में अपना जीवन बिताएंगे? अपने यही सवाल लेकर जब हम सहारनपुर के मेयर डॉक्टर अजय सिंह के पास पहुंचे तो उन्होंने हमें अपने इन सभी समस्याओं से उबरने के लिए नगर निगम की तैयारियों के बारे में अवगत करवाया और यह आश्वासन भी दिया कि नदियों किनारे अवैध कॉलोनी खड़ी करने वाले कॉलोनाइजर्स को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं डीपीडी न्यूज। अभी हमारे साथ है सहारनपुर के मेयर डॉक्टर अजय सिंह, जिनसे हम बात करेंगे 2013 और उसके ठीक 10 साल बाद आई 2023 में पहले की जैसी ही आपदा बारिश, जिससे लोगों को फिर से परेशानी हुई, समस्याओं का सामना करना पड़ा, पलायन के लिए लोग मजबूर हुए, उनके घर बहे, सामान बहे। उस बारे में हम डॉक्टर अजय सिंह जो कि हमारे मेयर हैं उनसे बात करेंगे। सर, 2013 के बाद ठीक 10 साल बाद 2023 में फिर से वही आपदा आई है बारिश, जिसकी वजह से लोगों को फिर सेम समस्या का सामना करना पड़ा है। भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार के साथ भी जो विकास की बात करती है, लेकिन भाजपा की सरकार में भी वही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? पहली बात, मैं आपकी एक विषय से तो सहमत हूँ कि 2013 के बाद हमने फिर वही उसी तरह का बुरा वक्त देखा। लेकिन मैं जो दूसरा भाग था आपका कि भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार में भी लोगों को वही असुविधा हुई, मैं इससे विनम्रतापूर्वक असहमति करता हूँ। देखिए, 2013 या 2023 दोनों बार ही दैवीय आपदा हैं, जिस पे किसी भी सरकारों का कोई बस नहीं है। दोनों ही बार एक चीज़ देखी, जो पूरे वर्ष का जल है, जो रेन पूरे वर्ष में होती है, वह रेन में अंतर नहीं आया। अगर आप देखेंगे 2013 से 2023 तक लगातार, तो जो टोटल रेन का गिरना है, बारिश का आना है, जिसको सेंटीमीटर में नापा जाता है, वह उतना ही है। लेकिन दोनों ही बात एक चीज़ हुई कि कुछ कम समय में भी अति जलवृष्टि हो गई, ब्लास्ट ऑफ रेन आ गया, और वो ब्लास्ट ऑफ रेन एक ही दिन के अंदर आ गया, और दोनों बार परेशानी हुई। पहली बार तो जो केदारनाथ त्रासदी जिसमें हुई थी, बहुत बड़ी एक पूरे उत्तरी भारत में त्रासदी हुई थी। इस विषय को खाली इतना सा देख लेने से मेरे को नहीं लगता कि हम लोग विषय को समझ पाएंगे या उस पर कुछ कर पाएंगे। विषय में बहुत सारी चीज़ें हैं। इस बार जो त्रासदी आई, परम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में आपने देखा 3 से 4 दिनों के अंदर उस आपदा से हम निकल कर बाहर भी आए। लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन तकलीफ़ के पहले दिन से हर जनप्रतिनिधि, हर प्रशासनिक अधिकारी, समाज सेवी संगठन सब अपने लोगों के बीच में खड़े थे। तो ये फ़र्क है ट्रिपल इंजन सरकार का। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने तीसरे ही दिन, इतने संवेदनशील हैं, सब बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया, अपने नगर निगम का भी दौरा किया।
और उनकी संवेदनशीलता ऐसी है, उन्होंने तुरंत ऐसे निर्देश जारी किए कि हर व्यक्ति जिसको इस त्रासदी से दर्द हुआ है, उसको चाहे भोजन की व्यवस्था हो, चाहे रहने की व्यवस्था, किसी को पलायन नहीं करना पड़ा। सबको कुछ दिनों के लिए जरूर राहत शिविरों में रखना पड़ा, जो बहुत ही अच्छी तरह से व्यवस्थित थे। आपके पास कोई भी उसके विरोध में खबर नहीं आई होगी। सर उनके मकानों को जो नुकसान हुआ, तुरंत ही राजस्व विभाग को कहा गया कि उनके मकानों का तुरंत आकलन किया जाए। 2 या 3 लोगों की दुर्भाग्यवश मृत्यु भी हुई। जो उनको मदद की जा सकती थी, मकानों को लेके मृत्यु हो गई जिनके परिवारों में, उनके साथ हमारी संवेदना है। उनको लेके जो मदद की जा सकती है, आपको जानकारी देते हुए मैं बताऊं, आप जाकर चेक कर सकते हैं, उनके अकाउंट्स में पैसे भी आ चुके हैं। सर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन सरकार के द्वारा आगे फिर से अगर ऐसी समस्या आती है, जैसे कि अभी भी समस्या टली नहीं है, सबको पता है कि आपदा फिर से आने के लिए अलर्ट जारी है, कहीं पे भी दोबारा से बारिश हो सकती है, तो उसके लिए आपके द्वारा, सरकार के द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा क्या तैयारी की गई है? देखो, अगर आप तैयारी की बात करेंगे, एक जब आपदा आती है इमीडिएट आपको रेस्क्यू करना होता है। वो रेस्क्यू का कार्य हमने बड़े ही मन के साथ सब लोगों ने रेस्क्यू का कार्य किया और पूरे जन सहयोग के साथ किया। और जो लोग इस आपदा में फंसे थे, उन्होंने भी एक अद्भुत धैर्य का परिचय दिया। अब विषय ये आता है कि ये आपदा क्यों आई और दोबारा क्यों ना आए। तो विषय इतना सा है कि मेरी जो नदियाँ हैं वह जीवनदायिनी हैं। उन नदियों की छाती पे जब मैं कब्जा करता हूँ, उन नदियों की छाती को मैं स्वच्छ नहीं छोड़ता। उन नदियों की जो अविरल धारा बह रही है, उसके अंदर मैं डेयरियों से जाने वाला गोबर डालता हूँ, मैं सीवर छोड़ देता हूँ, मैं प्लास्टिक से उनको भर देता हूँ, तो उनका जो एक पार्ट है, उनकी जो एक व्यवस्था है, उसको मैं कहीं ना कहीं धूमिल करता हूँ। एक चीज़। दूसरी चीज़, नदियों के किनारे जो 150, 200, 300 मीटर तक के क्षेत्र होते हैं, जो सिंचाई विभाग के क्षेत्र होते हैं, वह रहने के लिए कभी भी सुरक्षित नहीं होते। भोली भाली जनता को कुछ कॉलोनाइजर्स, कुछ लोभी लोग अपने लालच में फंसाकर वहाँ उनको रहने पर छोड़ जाते हैं। और यही क्षेत्र है, अगर आप पूरा भी देखेंगी, सर्वे करेंगी, तो यही क्षेत्र है जहाँ पर लोगों को परेशानियाँ हुई हैं। तो हम उन पे भी सख्त कार्रवाई करेंगे। जितनी भी मेरी जीवनदानियाँ नदी हैं, उनके पाटों की व्यवस्था देखेंगे, उनकी सफाई की व्यवस्था देखेंगे, ड्रेनेज को प्लान करके अच्छा करेंगे, ताकि भविष्य में इस तरह की सर मैं आपकी बात काटना चाहूँगी। मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें आप बोलते हैं कि कॉलोनी रातों रात नहीं बनी। आप अभी भी इस बात से सहमत करेंगे? तो कॉलोनी रातों रात नहीं बनी, इतने सालों से वहाँ पर कॉलोनियाँ बनी हैं, जिन्होंने वहाँ पर वो कॉलोनी के लिए ज़मीन बेची है, उन पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैं इस बारे में आपसे जानना चाहूँगी। माननीय मुख्यमंत्री का बड़ा ही स्पष्ट निर्देश है कि उन कॉलोनाइजर्स को चिन्हित करके सख्त कार्रवाई करें, लेकिन चिन्हित करना, उनको पकड़ना और उन पे कार्रवाई करना, ये रातों रात नहीं कर सकते हैं। अभी मेरे लोग परेशानी में हैं। आजकल भी आप देख रहे होंगे, लगातार हम राहत किट बांट रहे हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। किसी का घर गिर गया, दीवार गिर गई है, उनको व्यवस्थित कर रहे हैं। उनको जो मुआवजा मिलना लिए, उस पर राजस्व विभाग लगातार कार्य कर रहा है। या बिल्कुल आश्वस्त रहें, कोई भी कॉलोनाइजर ऐसी व्यवस्था देंगे, ऐसा दंडित करेंगे कि कोई भी कॉलोनाइजर भविष्य में मेरी भोली भाली जनता को बहकाकर इस तरह का कार्य ना करें। इस चीज़ से आप आश्वस्त रहें। सर जैसे ये नदियों के पास जो कॉलोनी बनाई जाती है, उसके लिए आरोप लगाया जा रहा है कि नगर निगम और भूमाफियाओं की साठगांठ से काम हुआ है, तो इस चीज़ से आप कितना सहमत हैं? नगर निगम का तो ये विषय ही नहीं है। नगर निगम कॉलोनी बनाने में ना तो नगर निगम का कोई रेगुलेटरी बॉडी है, ना ही नगर निगम उसको बनाने का अप्रूवल देता है। यह कॉलोनियाँ ज़मीनों पे बनती है। यस, सरकार की संस्थाएं हैं जिनका काम है, और कहीं ना कहीं उनसे चूक हो गई होती है। कई बार मानवता दृष्टिकोण आ जाते हैं, कई बार दूसरे दृष्टिकोण आ जाते हैं। मैंने आपको बताया, ये मेरी जनता भोली भाली है, इनको उजाड़ा भी नहीं जा सकता। इनके सुरक्षित रहने की व्यवस्था भी देखनी होगी, तो दोनों कार्यों को साथ साथ करना होगा और उस पर हम कार्रवाई करेंगे। हाँ जी, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर आए थे सहारनपुर में दौरे के लिए, तो उन्होंने तटबंध बनाने का आदेश दिए थे, तो उस पर आप लोग कब से काम शुरू करेंगे? देखिए, जो तटबंध बनाने का कार्य होता है, यह आपदा प्रबंधन के द्वारा सिंचाई विभाग द्वारा किया जाता है। सिंचाई विभाग जब जून के बाद वृष्टि हो जाती है, जल वृष्टि हो जाती है, उसके बाद वहाँ पर इसका एक DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन के जाएगा। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से नम्र निवेदन करेंगे कि हमारे लोगों के लिए इसके लिए फ़ंड रिलीज़ किया जाए, और जिस विभाग को भी ये कार्य दिया जाएगा वह इस पर कार्य करेगा। मैं आपसे जानना चाहूँगी मेयर जी कि जो तटबंध के लिए क्षेत्र होते हैं, निर्धारित क्षेत्र वो कितना होता है? तटबंध तो नदियों के किनारे बन जाता है। जब भी तटबंध बनेंगे, उससे पहले राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग मिलकर नदियों की नाप करेगा। यह भी चिन्हित करेगा कि, मैं डिमोलिश की बात नहीं कह रहा हूँ, चिन्हित करेगा
कि कौन कौन सा क्षेत्र नदी का अपना क्षेत्र था, कौन से नदी के क्षेत्र हैं जिस पे लोगों के कब्जे हुए, उसको चिन्हित किया जाएगा और तटबंध बनाया जाएगा। जी, अब हमारा आखिरी सवाल ये रहेगा कि जिन्होंने ये काम किया है, लोगों की जानों को दांव पर लगाया है, ये ज़मीन बेचकर नदियों के किनारे, इनके लिए आगे ये ऐसा ना करें, इनके लिए आपकी क्या तैयारियां हैं? हम अपने लेवल से भी लिखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री को ये निवेदन करेंगे कि वह विभाग जो भी इसमें जुड़े हैं, जिनसे कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, उनको सख्ती से हिदायत दी जाए कि वह भविष्य में इस तरह का कार्य ना हो। और हमारी तरफ से भी जब कोई ज़रूरत होगी, हम लोग बिल्कुल अपने डिपार्टमेंट को सख्ती से रखेंगे, इस तरह का कार्य ना हो, मेरी भोली भाली जनता इसमें ना फंस पाए। उम्मीद है आपको हमारी खबर अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।